नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन में बोले राष्ट्रपति, पूरा देश गलवान घाटी के शहीदों को करता है नमन। कहा, सौभाग्यशाली हैं कि गांधी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को घेरा। कहा, लद्दाख में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है सरकार। पीएम की व्यक्तिगत कमी से होगा बड़ा नुकसान। वहीं राजस्थान में गहलोत सरकार ने जीता विश्वास मत। चर्चा के दौरान बोले सीएम गहलोत, कुछ भी हो जाए नहीं गिरने दूंगा सरकार। सचिन पायलट ने कहा, सरकार को देंगे मजबूती। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। सोमवार को अदालत सुनाएगा फैसला। बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने दायर की थी याचिका। और अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार। सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सजा पर करेगा सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े के खिलाफ किया था ट्वीट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से गरीब लोगों को फायदा मिला। मदद की सबसे ज्यादा जरूरत गरीबों को ही थी। इस महामारी का सबसे कठोर प्रहार गरीबों और रोजाना आजीविका कमाने वालों पर हुआ है। संकट के इस दौर में उनको सहारा देने के लिए वायरस की रोकथाम के प्रयासों के साथ साथ अनेक जन कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करके सरकार ने करोड़ों लोगों को आजीविका दी है, ताकि महामारी के कारण नौकरी गंवाने, एक जगह से दूसरी जगह जाने तथा जीवन के अस्त व्यस्त होने के कष्ट को कम किया जा सके। लोगों की मदद के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है। इन प्रयासों में कारपोरेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और नागरिकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। किसी भी परिवार को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के दुनिया के सबसे बड़े इस अभियान को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। इस अभियान से हर महीने लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलना सुनिश्चित किया गया। राशन कार्ड धारक पूरे देश में कहीं भी राशन ले सकें, इसके लिए सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना महामारी ने हम सबका जीवन बदल दिया है। सरकार ने वक्त रहते सही कदम उठाए और दुनिया के सामने मिसाल कायम की। राष्ट्रपति ने कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई भी की और उन्होंने कहा कि राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। रुक जाता है और सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तब अपने अथक परिश्रम से ये कोरोना योद्धा सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और राहत, पानी और बिजली, परिवहन और संचार सुविधा, दूध और सब्जी, भोजन और किराने का सामान, दवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। ये अपनी जान को भारी जोखिम में डालते हैं ताकि हम सब इस महामारी से सुरक्षित रहें और हमारा जीवन तथा आजीविका दोनों चलती रहे। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अपने संबोधन में गलवान में शहीद हुए सैनिकों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रपति ने कहा कि तीनों सेनाएं देश की रक्षा करने में सक्षम हैं। हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे।
पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। बढ़ते हैं आगे। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार लद्दाख में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीन पर मिले सबूत ये बताते हैं कि चीन खुद को तैयार कर रहा है और माहौल बना रहा है। पीएम की व्यक्तिगत कमी और मीडिया की चुप्पी के कारण भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ सीमा विवाद पर कहा कि सैनिकों की जल्दी और पूर्ण वापसी के साथ शांति और स्थिरता की बहाली द्विपक्षीय संबंधों के लिए आवश्यक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सैनिकों की वापसी पर व्यापक समझौते को क्रियान्वित करना जटिल प्रक्रिया है। सैनिकों की वापसी के लिए समझौते को लागू करने के लिए दोनों पक्षों को अपनी अपनी सेना की उनकी सामान्य चौकियों पर दोबारा तैनाती करनी होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चाहेंगे कि सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया जल्द पूरी हो। I had conveyed last month that both sides have agreement on broad principles of disengagement, and based on it, some progress had been earlier made. I must add that translating these principles on ground is a complex process that requires redeployment of troops by each side towards their regular posts on their respective sides of the LAC. वहीं आपको बता दें कि एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच भारत में चीनी दूतावास की तरफ से प्रकाशित एक मासिक पत्रिका चाइना इंडिया रिव्यू के जुलाई अंक में कहा गया है कि 15 जून को गलवान में हिंसक झड़प के दौरान शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों के मामले में भारत को पूरी तरह से जांच करानी चाहिए। पत्रिका ने कहा कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी इस संबंध में उस समय अनुरोध किया था जब दोनों नेताओं ने 17 जून को फोन पर बात की थी। बातचीत के दौरान चीन की ओर से भारतीय सैनिकों को संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। पत्रिका के मुताबिक चीन की ओर से कहा गया कि हम भारतीय पक्ष से आग्रह करते हैं कि वो पूरे मामले की जांच करें, उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराएं और सीमा पर रहने वाले सैनिकों को सख्ती से अनुशासित करें और ऐसी घटनाओं को फिर से न होने देने के लिए सभी भड़काऊ वाले कामों को बंद करें। वहीं आपको बता दें कि गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद से ही कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सैन्य ताकतों को बढ़ाने की बात कही। साउथ ब्लॉक में हुए इस उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के दौरान होने वाली सभी गतिविधियां स्वदेशी रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देंगी। वहीं इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहली बार 101 वस्तुओं की सूची निकाली है जो अब हम आयात नहीं करेंगे। इस सूची को हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। इसमें सिर्फ छोटी वस्तुएं ही नहीं बल्कि बड़ी और गहन तकनीक वाली हथियार प्रणाली भी शामिल है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कुलभूषण जाधव मामले में एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले को लागू करने में पाकिस्तान नाकाम रहा है। वहीं इजरायल और यूएई के बीच हुए समझौते पर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम दोनों देशों के बीच हुई दोस्ती का स्वागत करते हैं। दोनों ही देश भारत के प्रमुख सहयोगी हैं। भारत पहले की तरह फिलिस्तीनियों के मामले का समर्थन करेगा। उम्मीद है कि दोनों देश बातचीत करके हल निकालेंगे। Pakistan has consistently failed to address the core issues for implementation of the ICJ judgment in its letter and spirit. And these issues pertain to the provision of the relevant documents as well as providing unimpeded consular access to Shri Kulbhushan Jadhav. We received a call this afternoon from the UAE Foreign Minister on the announcement yesterday of the full normalization of relations between UAE and Israel. India has consistently supported peace, stability and development in West Asia, which is its extended neighborhood. In that context, we welcome the full normalization of ties between UAE and Israel.
बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। विधानसभा में राज्य संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान कहा उन्होंने कि जिन मंत्री का नाम था वो ऑडियो टेप में आ गया, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। आपके हाईकमान का आदेश था, इसीलिए सरकार गिराने की कोशिश की। ये सच पूरा देश जानता है। आपने अरुणाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में क्या किया पूरा देश जानता है। इस देश में सिर्फ 2 लोग ही राज कर रहे हैं। दिल्ली में किसी मंत्री को कोई पूछ नहीं रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि कई नेता छुपकर दिल्ली गए और सीएम बनाने की रेस शुरू कर दी गई। और वहीं सीएम ने कहा कि अमित शाह के सपने में भी सरकारें आ रही हैं, लेकिन मैं सरकार गिरने नहीं दूंगा। आपके लोगों ने आजादी की लड़ाई में कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। जिस दिन जनता का मूड हुआ, दिल्ली में क्या होगा पता भी नहीं चलेगा। आपने बहुत कोशिश अभी की कि हमारे कुछ साथी, जो हमेशा राजनीतिक पार्टी में होता है, आपके वक्त में हुआ, वसुंधरा जी वक्त में भी हुआ, कोई नई बात नहीं। देश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी में कई बार डिस्टेंशन होता है, पर जिस खूबसूरती के साथ में उसका समापन हुआ, उसका कोई धक्का किसी को लगा देश के अंदर, तो अमित शाह को लगा, आप सबको लगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सम्मानित नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूँगा, आपकी कोई चाल, हमारा जो कुनबा बैठा हुआ है, इसको आप कितनी कोशिश कर लोगे, आप, आपके साथी, आपके हाईकमान, जिसे तय कर रखा है राजस्थान सरकार को मैं गिरा के रहूँगा, और मैं तय कर चुका हूँ किसी कीमत पर गिरने नहीं दूंगा। वहीं विधानसभा में सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि हमें अपने मर्ज को जिस डॉक्टर के सामने रखना था वहां हमने रख दिया, इलाज कराना था जो हो गया। आज सदन में जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों से परे हटकर हमें वास्तविकता पर ध्यान देना होगा। सारी बातें खत्म कर आज हमने सदन में प्रवेश किया है। अब मैं ढाल और कवच बनकर सरकार को पूरी सुरक्षा दूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग, आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं, और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने कल संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म कर आज सदन में जब प्रवेश किया है, तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। जहां तक सदन के अंदर की बात थी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जो विधायक हैं उन सब ने एकजुटता का आज परिचय दिया, और विपक्ष ने तमाम कोशिशें करी, लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रचंड बहुमत के साथ सरकार के पक्ष में जो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था वो पारित हुआ है। इस बात की मुझे खुशी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब कटारिया जी ने मान ही लिया कि उनके पास केवल 75 विधायक ही हैं। कांग्रेस के पास स्पष्ट 123 विधायकों का समर्थन साफ हुआ। अपने उपनेता राजेंद्र राठौर का कल का अविश्वास का दावा खुद ही खारिज किया। षड्यंत्र फेल, राजस्थान जीता, सत्यमेव जयते। और उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और आमेर से बीजेपी विधायक सतीश पुनिया ने भी विश्वास प्रस्ताव के चर्चा के दौरान गहलोत सरकार पर निशाना साधा। बढ़ते हैं आगे। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और बताया जा रहा है कि सोमवार को सुबह 10:30 बजे ये फैसला लिखा जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक करार देने की अपील की गई है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि पिछले साल सितंबर में बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विपक्षी गणों की बहस पूरी हो गई, उसके बाद हमारा रिजॉइंडर सुना कोर्ट ने,
और जेंडर सुन के बहस जब कंप्लीट हो गई सारे पक्षकारों की तो फैसला लिखाना स्टार्ट किया। नहीं, अभी ओपन कोर्ट में डिक्टेशन दी जा रही है, आधी अभी कुछ अंश लिखा दिया गया है, बाकी का फैसला जो सोमवार को 10:30 बजे लिखाना स्टार्ट करेगी कोर्ट, और जितना भी समय लगेगा फैसला लिखाने में। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान ने अब कोई इंटरव्यू या बयान ना देने की हिदायत दी है। खबर है कि सोनिया गांधी ने दिल्ली से ये पैगाम भिजवाया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत पार्टी के सभी विधायकों को किसी भी तरह का बयान ना देने को कहा है। We are stopping entire this postmortems. No interview, no statement, nothing has to be done by anybody of you. That is what my request on behalf of ACC. This is the message from Congress President Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji. They told me to convey these things. चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. स्वागत आपका ब्रेक के बाद। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल जीवन के अधिकार का है। सिंघवी ने कहा कि देश में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। सिंघवी के मुताबिक ज्यादातर छात्र घर जा चुके हैं और बहुत से छात्र पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और छात्रों के सामने ये भी बड़ा मसला है। सिंघवी ने कहा कि क्लास में पढ़ाई के बाद ही परीक्षा कराई जाती है, क्लास बाधित है और परीक्षा कैसे आयोजित की जाएगी। बढ़ते आगे, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट के आधार पर अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई करेगा और इस मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने यह मांग भी ठुकरा दी कि इस मामले में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसमें खामी है। अदालत ने यह मांग भी नहीं मानी थी कि इस केस को किसी दूसरी बेंच में भेजा जाए। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े और 4 पूर्व सीजेआई को लेकर जो प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी और प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना है और इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी का बयान आया है। राशिद अल्वी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान किया जाएगा, लेकिन एक बार विचार करना पड़ेगा कि देश के अंदर बोलने की कितनी आजादी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नई परिभाषा संसद को तय करनी होगी क्योंकि न्यायपालिका का सम्मान जरूरी है। मुझे नहीं मालूम कि प्रशांत भूषण के जो ट्वीट थे उनमें कितनी सच्चाई थी। बहुत से लोग उनको सच मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको सम्मान किया जाएगा, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि एक बार विचार करना पड़ेगा कि देश के अंदर बोलने की कितनी आजादी है।
और वहीं कोविड-19 महामारी के रोकथाम में सरकार की नाकामी के आरोप की जांच के लिए आयोग बनाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम जांच का आदेश नहीं दे सकते। पूर्व नौकरशाहों ने याचिका दायर कर महामारी रोकने में सरकार की नाकामी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के पार चला गया है और अभी तक 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 17 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने बीपीसीएल और एचपीसीएल समेत 4 कंपनियों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का दोषी मानते हुए 286 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एनजीटी ने इन 4 कंपनियों को मुंबई के माहुल, अंबापाड़ा और चेंबूर जैसे इलाकों में गैस चेंबर जैसी स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एनजीटी ने कहा है कि वातावरण में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC की मौजूदगी के पीछे वाहनों से उत्सर्जन समेत कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सी लॉर्ड कंटेनर्स लिमिटेड यानी SLCL, एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड यानी ALL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL माहुल और अंबापाड़ा गांवों में VOC की मौजूदगी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। दरअसल मुंबई के रहने वाले चारुदत्त कोहली ने वायु प्रदूषण को लेकर याचिका दायर की थी। एनजीटी ने HPCL को 76.5 करोड़ रुपए, वहीं BPCL को 67.5 करोड़ रुपए, वहीं एजिस को 142 करोड़ रुपए और SLCL को 0.2 करोड़ रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। बढ़ते आगे, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर शिवसेना ने एक बार फिर निशाना साधा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कुछ लोग बहस बढ़ाना चाहते हैं, मुंबई पुलिस की जांच में घुसकर कुछ निकालना चाहते हैं। दरअसल बिहार पुलिस ने जांच को लेकर मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद दोनों राज्य आमने सामने हैं। बिहार पुलिस इस मामले की अलग से जांच कर रही है। संजय राउत ने कहा कि सुशांत के परिवार से मेरी पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि धैर्य रखें और मुंबई पुलिस पर भरोसा करें। राउत ने कहा कि सुशांत हमारे बेटे जैसा है, वो मुंबई में एक कलाकार के तौर पर रहता था। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड मुंबई का परिवार है, हमें उससे क्या दुश्मनी हो सकती है। शिवसेना चाहती है कि इस मौत के पीछे का राज सामने आए। कुछ लोग बहस बढ़ाना चाहते हैं। मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उसके अंदर घुसकर कुछ बातें निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा कहना है सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु, उनका परिवार, उनके बारे में हमें पूरी संवेदना है। हम भी भावनाशील व्यक्ति है, भावनाशील सरकार है, हम भी हैं। तो उस बारे में अभी मैंने कल इतना ही कहा कि थोड़े परिवार को शांति से लेना चाहिए, धीरज से लेना चाहिए। किसी ने चला दिया कि मैंने धमकी दी, उसमें क्या धमकी होती है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्ट्रेस जिया खान की मां राबिया खान ने बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नए कलाकारों पर दबाव बनाया जाता है। जिया खान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच काफी समानताएं, सुशांत सिंह राजपूत और जिया खान की हत्या हुई है। राजनीतिक दबावों में आरोपियों को बचाने की कोशिश, बॉलीवुड माफिया गैंग का शिकार हुए सुशांत सिंह और जिया केस में सच तक नहीं पहुंचने दिया गया। वहीं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के अलावा उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की भी चर्चा है। दिशा सालियान ने सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही आत्महत्या की थी। सालियान परिवार ने 3 लोगों के खिलाफ दिशा की मौत को लेकर अफवाह फैलाने पर शिकायत दर्ज कराई है। सतीश सालियान ने इस शिकायत में कहा है कि इन 3 लोगों ने दिशा सालियान की मौत को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई हैं। दिशा सालियान की मौत मुंबई के मलाड पश्चिम में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के कारण 8 जून को हुई। लेकिन बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद दिशा के केस में भी सीबीआई जांच की मांग उठ रही है।
बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमित शाह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढाढ़स बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। कोरोना संक्रमण से लड़ने में मेरी मदद करने वाले और मेरा उपचार करने वाले मेदांता अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि 2 अगस्त को अमित शाह ने खुद ही ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। उसके बाद वो मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए थे। रुक करते हैं पंजाब का, जहां कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश दिया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने सभी जिलों के डीसी, एसएसपी और सिविल सर्जनों को टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ सभी दुकानदारों, मंडियों के कामगारों, फ्रंटलाइन पर डटे मुलाजिमों के टेस्ट इसी हफ्ते कराने को कहा है। सीएम ने गांवों और पिछड़े इलाकों में टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाने पर विशेष जोर देने की बात की है। बता दें कि पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों में 1035 नए मामले सामने आए, जिसके बाद पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,000 हो गई है। और इसी तरह पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी ने 31 लोगों की जान ले ली, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। We are now going to reach about 20,000 per day for testing. I would like one thing. I think we are not really concentrating on. Like I'm getting it done tomorrow. There'll be others who will call up and some contact and get it done for themselves. The first people who suffer are the people who are in the very poor colonies or the slums. वो बेचारे गरीबां को कुछ भी नहीं पता होता जेडे नीचे बैठे हैं. So if we can concentrate our testing also in the very poor areas and in the slums, I think you will find that we will be able to make a check on this. So that's one thing which I thought we should do. वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत नाजुक बनी हुई है और वे कोरोना वायरस से भी जंग लड़ रहे हैं। वे 5 अगस्त से अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन अचानक फिर उनकी हालत बिगड़ गई है और इसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। एसपी बालासुब्रमण्यम को कोरोना के हल्के लक्षण थे। उनका जब कोरोना टेस्ट करवाया गया तब रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हर कोई इस महान सिंगर के जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। हर कोई फिर इस सिंगर को जल्द स्वस्थ देखना चाहता है। एसपी बालासुब्रमण्यम ने हाल ही में कोरोना वायरस पर भी एक गाना बनाया था। उन्होंने अपने गाने के जरिए सभी के बीच एक जागरूकता अभियान चलाया था। उनका वो गाना खूब पसंद भी किया गया, लेकिन अभी इस समय वो सिंगर खुद कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। कोरोना महामारी की वजह से छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा। खुद सीएम भूपेश बघेल रायपुर में एक छोटे से कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के एडीजी अशोक जुनेजा के मुताबिक रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी लेने के बाद सीएम ध्वजारोहण कर संबोधित करेंगे और इसके बाद कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करते हुए प्रस्थान कर जाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। पुलिस ग्राउंड आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग भी होगी। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी सम्मान कार्यक्रम नहीं होगा। झुंझुनू के जिला कलेक्टर यूडी खान ने कोरोना के चलते ये निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर यूडी खान ने बताया कि राज्य सरकार से मिले आदेशों के बाद ही ये आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते ना तो छोटे बच्चे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और ना ही किसी तरह का सम्मान समारोह किया जाएगा। इसके साथ साथ स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी होगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।